हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मैं आप लोगों को पंचवटी गाजी की कहानियाँ सुना रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कैसे एक 14 साल का लड़का आदमखोर टाइगर का शिकारी बन गया था। अपने बाप का बदला लेने के लिए उसने एक टाइगर को मार डाला था। वहाँ से गाजी का सफ़र शुरू होता है। उसके बाद गाजी एक के बाद एक कई सारे आदमखोरों को मारना शुरू कर देते हैं। उसी कड़ी में एक आदमखोर ऐसा भी था जिसने सरकार की नाक में दम कर दिया था और सरकार द्वारा लाख कोशिशें करने के बावजूद वहाँ के लोगों ने अपने अपने घरों को छोड़कर पलायन करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो टाइगर नहीं मारा जा सका था। कैसे गाजी ने उस टाइगर का खात्मा किया, आप इस कहानी में जानेंगे। सुंदरवन के जंगल इतने खतरनाक हैं कि इन जंगलों में अकेले जाने वाले व्यक्ति के पास वापस सकुशल लौटने के चांस मात्र 50% ही होते हैं। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि इन जंगलों में रहने वाले टाइगर्स कितने खतरनाक हैं। आज मैं आप लोगों को जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, ये किस्सा है 1943 का, यानी कि हिंदुस्तान की आज़ादी से भी पहले का। पिछली कहानी में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे गाजी ने अपने पिता की मौत का बदला आदमखोर टाइगर से लिया था। गाजी शुरुआत से ही शहद इकट्ठा करने वाला बनना चाहते थे, क्योंकि शहद बेचने में बढ़िया कमाई होती थी। लेकिन पिता की मृत्यु के पश्चात घर की जिम्मेदारी का बोझ गाजी के कंधों पर आ पड़ा। आमदनी के अभाव में 10वीं की पढ़ाई उन्हें बीच में ही छोड़नी पड़ी। वैसे उस समय 10वीं क्लास तक पढ़ना भी बहुत अच्छी पढ़ाई मानी जाती थी। अब एक छोटी सी उम्र में गाजी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, अपने पूरे घर को संभालने की। तो गाजी ने सोचा कि क्यों ना मैं जो लोग शहद इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाते हैं या फिर जंगल में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, अगर वो लोग मुझे अपना गाइड बनाना चाहें तो मैं कुछ पैसा लेकर उनका गाइड बन जाऊंगा। वैसे भी आसपास आदमखोर टाइगर्स का खतरा हमेशा रहता है। ऐसे में गाजी उन लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करना चाहते थे। इसके एवज में उन्हें कुछ आमदनी मिल जाती। कभी कभार उन इलाकों में घूमने के लिए विदेशी लोग भी आते थे और विदेशी लोग जंगल घूमने वाले गाइड को अच्छा पैसा देते थे। गाजी ने अपना पूरा बचपन सुंदरवन के जंगलों में ही बिताया था, इसलिए उन्हें इस काम को अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें सुंदरवन के जंगलों के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। उनके पिताजी के मारे जाने के बाद उनके जीवन ने जो करवट ली, उसी के बदौलत आज हम पंचवटी गाजी के बारे में बात कर रहे हैं। 17 साल की उम्र में जो गाजी के पास राइफल थी, वो थी रेमिंगटन मॉडल 188, एक 10 बोर की शॉटगन जिसमें दो 7x8 इंच के 16 पैलेट वाली एसएसजी कार्टेज डलती थी। मार्च 1943 एक रोज की बात है जब पंचवटी गाजी अपने घर पर ही थे। दरअसल ये सुबह का समय था और उनकी माँ उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने काम पर निकलना था। उसी दौरान लगभग 9:30-10 बजे के करीब इनके घर तहसीलदार 2-3 व्यक्तियों के साथ आता है। गाजी इस तहसीलदार को पहचानते थे। तहसीलदार को इतनी जल्दी से आता हुआ देख गाजी को भी लगता है कि कहीं ना कोई दिक्कत ज़रूर है जो इन्हें मेरी याद आई है। उस समय गाजी मात्र 19 साल के थे। जब तहसीलदार उनके पास आता है तो बोलता है, गाजी तुम्हारे लिए एक काम है। गाजी कहते हैं कि सर बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तहसीलदार कहता है कि एक स्पेशल मेहमानों का ग्रुप इंग्लैंड से आ रहा है जिसमें 3-4 लोग हैं और ये एक रॉयल ऑर्डर है जो मुझे मिला है। हमसे ऊपर जो अंग्रेजी अफसर हैं उन्होंने मुझे बोला है कि ये जो ग्रुप है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लोग यहाँ पर सुंदरवन के जंगलों को देखने के लिए आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों को गाइड की तरह जंगल में घुमाओगे और साथ ही सुरक्षा भी प्रदान करोगे। इन लोगों के लिए अगर तुम एक मचान बनवा दो, तब ये लोग पेड़ के ऊपर बैठकर पूरी रात काटना चाहेंगे और वहाँ से जंगल का नज़ारा देखना चाहेंगे। तो गाजी कहते हैं कि सर, इसमें क्या बड़ी बात है, ये लोग कब आ रहे हैं
तहसीलदार कहता है कि गाजी, इतने अधिक आत्मविश्वास में मत रहो। तुम्हें पता है ना कि सुंदरबन की क्या हालत है। तुम सिर्फ अकेले और ये 4 लोग, और तुम्हारी जो राइफल भी है जिसे तुम प्रयोग करते हो वो भी बहुत पुरानी है। तो गाजी कहते हैं कि सर, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं उन लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दूंगा। मेरे लिए ये सुंदरबन के जंगल मेरे घर जैसे हैं। अभी उस ग्रुप को यहाँ आने में 2-3 दिन का समय बचा था, इसलिए गाजी कहते हैं कि तब तक हम कुछ तैयारी कर लेंगे। गाजी सोच रहे थे कि वो उस ग्रुप के लोगों को जंगल से शहद इकट्ठा करना भी सिखाएंगे, क्योंकि जंगल से शहद इकट्ठा करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। बाहर से आने वाले लोग भी ये देखें कि यहाँ के लोग कितनी कठिनाई से अपनी जीविका चलाते हैं। गाजी ने सहायता लेने के लिए अपने एक दोस्त को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया। रविवार के दिन वहाँ पर सुबह 7:30 बजते ही एक फौज की गाड़ी आती है। उसमें से 4 विदेशी लोग उतरते हैं। उनकी उम्र लगभग 40 से 50 के बीच में रही होगी। गाजी उन लोगों को सबसे पहले अपने गांव के लोगों से मिलाते हैं और उन्होंने वहां पर इन लोगों के लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था भी की थी। वो गाड़ी जो इन्हें छोड़ने के लिए आई थी वो वापस लौट जाती है। इसके बाद गाजी का इन लोगों के साथ जंगल में घूमने का सफ़र शुरू हो जाता है। गाजी ने इन सभी को अपने साथ लेकर जंगल का टूर करना शुरू कर दिया। सफ़र की शुरुआत में गाजी इन लोगों से कहते हैं कि मैं आप लोगों को जंगल से शहद इकट्ठा करना भी सिखाऊंगा। साथ ही आप लोग जहां जाना चाहते हैं मैं वहां आपको ले चलूंगा। आप लोग मचान पर रात काटना चाहें तो मैं आप लोगों को मचान पर भी ले चलूंगा, लेकिन जंगल में आप लोगों को मेरे मुताबिक ही चलना पड़ेगा। जब मैं कहूँ आप लोग रुक जाइए तो आप लोग रुक जाएंगे। जब मैं कहूँ बैठो तब आप लोगों को बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा मैं इस जंगल को जानता हूँ। वैसे तो ये जंगल बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन यहाँ पर चप्पे चप्पे पर खतरा है और आप लोगों की सुरक्षा मेरे जिम्मे है। गाजी की ये बात सुनकर वो लोग गाजी को कहते हैं कि गाजी, तुम टेंशन मत लो, हमें बस तुम ये जंगल घुमा, उसके बाद जैसे तुम कहोगे हम वैसे ही करेंगे। तो गाजी कहते हैं कि सर, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर अंदर तक मैं आपके पीछे चलूँगा, आप लोग आगे चलेंगे। तो ग्रुप वाले बोलते हैं कि अरे भाई, बंदूक तो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें आगे चलना चाहिए और हमें पीछे चलना चाहिए। तो गाजी कहते हैं कि हमारे साथ चल रहा मेरा ये दोस्त आप लोगों को रास्ता दिखाएगा और मैं सबसे पीछे चलूँगा, क्योंकि टाइगर अक्सर पीछे से अटैक करते हैं। ये लोग अपने सफ़र पर चल पड़ते हैं। ये लोग एक लाइन बनाते हैं जिसमें सबसे आगे गाजी का दोस्त चल रहा था, जो जंगल से शहद इकट्ठा करने में माहिर था। बीच में वो चारों अंग्रेज चल रहे थे और सबसे पीछे गाजी थे। लगभग 1.5 घंटा चलने के बाद ये लोग तय जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ था, जिस पर 20 से ज़्यादा मधुमक्खी के छत्ते थे। गाजी चाहते थे कि वो इन लोगों को शहद निकालना दिखाए। गाजी का दोस्त सबसे पहले पेड़ के नीचे आग जलाकर धुआं करता है, जिसके कारण मधुमक्खियाँ वहाँ से भागने लगती हैं। उसके बाद ये आदमी पेड़ पर चढ़कर एक छत्ते को काटकर ज़मीन पर ले आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा शहद होता है। इंग्लैंड जैसे देश से आए हुए लोगों के लिए शहद निकालने की ये प्रक्रिया बहुत हैरान करने वाली थी। इस प्रक्रिया में दोपहर के लगभग 2:30-3 बज जाते हैं। इन लोगों को ये काम करते हुए देखकर वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। गाजी उन लोगों से पूछता है कि क्या वो लोग आज रात जंगल में ही रुकेंगे या फिर वापस गांव में चले जाएंगे, लेकिन उन लोगों का कहना था कि वो जंगल में ही रुकना चाहते हैं। गाजी उन लोगों को साफ साफ बता देते हैं कि यहाँ पर आदमखोर टाइगर्स का खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें एक मचान तैयार करना होगा। इन लोगों ने मचान बनाने का सामान अपने साथ ही ले लिया था। अभी भी रात होने में 3-4 घंटे का समय बचा था, इसलिए इन्हें मचान बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। गाजी और उनके दोस्त ने मचान बनाना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो अंग्रेज भी उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन ये लोग जो मचान बना रहे थे वो मचान उतना बड़ा नहीं था जिस पर 6 लोग रुक सकें। इसलिए गाजी ने कहा कि मैं और मेरा दोस्त पेड़ के नीचे ही रुकेंगे। ये सुनते ही गाजी का जो दोस्त था वो गाजी पर ही नाराज़ होने लगा। वो गाजी से बोला कि तुम पागल हो गए हो, हम पूरी रात ज़मीन पर नहीं रह सकते।
हो सकता है कि तुम रह सकते हो, लेकिन मैं तो ज़मीन पर रात नहीं बिताऊंगा। तुम मुझे यहाँ पर ये कहकर लाए थे कि तुम मेरी भी सुरक्षा करोगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तो मुझे टाइगर का चारा बनाने के लिए लेकर आया हूँ। कहीं तुम्हारे मन में ऐसा तो नहीं है कि टाइगर आकर मुझे मारे और तुम अपने मेहमानों को ये दिखाकर खुश करो, उसके बाद तुम टाइगर पर गोली चला दो। उस आदमी ने गाजी से ये बात मजाक में ही कही थी। गाजी ने अपने दोस्त की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा कि तुम मचान बनाओ, अपनी सुरक्षा की चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लोग फिर से मचान बनाने में लग जाते हैं। इन लोगों ने मचान बनाने के लिए आसपास खड़े 2 पेड़ों को चुना था। इन दोनों पेड़ों पर मोटी लकड़ियों को बांधकर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। मचान बनाने में सबसे ज़्यादा समय प्लेटफॉर्म बनाने में ही लगता है। उसके बाद उसके ऊपर छत बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। शाम 6 बजते बजते इन लोगों ने एक बढ़िया मचान तैयार कर लिया। अभी पूरी तरीके से रात होने में 1 घंटा बाकी था, इसलिए गाजी लोगों से कहते हैं कि तब तक आप लोग जो अपने साथ खाना लेकर आए हैं उसे गर्म कर कर खा लें। उसके बाद आप सभी लोग मचान पर चढ़ जाइएगा और हम लोग नीचे रहेंगे। वहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करके ये लोग आग जलाते हैं और खाने को गर्म करके अंग्रेज़ों को खाना खिला दिया जाता है। इसके बाद ये लोग पेड़ पर चढ़कर ऊपर मचान पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर बैठकर ये लोग अपनी गपशप लड़ाना शुरू करते हैं। सिगरेट का कस खींचते हुए ये लोग जंगल का पूरा नज़ारा ले रहे होते हैं। तभी हल्का हल्का जो चाँद था वो ऊपर आने लगता है और जो चांदनी रोशनी होती है वो थोड़ी थोड़ी जंगल में फैलने लगती है। गाजी भी जानते थे कि वो अगर सो गए तब मामला बिगड़ सकता है, लेकिन दिन भर का थका होने के कारण बार बार उनकी आंख लग जा रही थी। उनके साथ जो उनके साथी बैठा था वो तो उन्हीं के भरोसे चैन की नींद सो रहा था। रात में 11 बजे के करीब जंगल में से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। वो जंगल जो काफ़ी समय से एकदम शांत था वो एकदम से आवाज़ों से गूंजने लगा था। गाजी ने मचान की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि मचान पर बैठे सभी लोग सो गए थे। यहाँ पर सिर्फ गाजी जगे हुए थे। गाजी ने अपना मुंह धोया और वो निगरानी करने के लिए चौकन्ना होकर वहीं बैठ गए। मचान के ऊपर एक लालटेन भी जल रही थी, जिसके कारण आसपास थोड़ा बहुत उजाला भी था। गाजी लगातार अपनी आंखों पर जोर देकर खतरे को भांपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी खतरा नहीं दिखा। 2-2.5 घंटे बाद उनका साथी भी उठ गया। गाजी ने अपने साथी से कहा कि तुम बहुत देर सो लिए, अब उठ जाओ। उसके बाद गाजी और उनका साथी दोनों ही आसपास नज़र रखना शुरू कर देते हैं। हाल फिलहाल में आसपास के गांव में एक टाइगर द्वारा इंसानों पर हमला किया गया था, इसलिए यहाँ पर आदमखोर टाइगर्स का खतरा तो था ही। लेकिन अगर इस समय रात में वो टाइगर यहाँ पर आ गया तब उसका निशाना अंग्रेज नहीं बल्कि गाजी और उनका साथी ही होगा। ये बात गाजी अच्छी तरीके से जानते थे। कुछ समय बाद गाजी को एक अजीब सी दुर्गंध महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास किसी जानवर का सड़ा हुआ मांस रखा गया है। ये दुर्गंध उन्हें पहले नहीं आई थी। दरअसल ये दुर्गंध एक मरी हुई गाय की लाश पर से आ रही थी, जिसे टाइगर ने मारा था, और वो लाश एकदम सड़ चुकी थी। वो टाइगर इस सड़ी हुई लाश के एक टुकड़े को अपने मुंह में दबाकर यहाँ तक ले आया था, लेकिन यहाँ आते ही उसने देखा कि यहाँ पेड़ पर एक मचान बना हुआ है जिसमें लालटेन जल रही है, और तो और पेड़ के नीचे 2 लोग भी बैठे हुए हैं। अपने सामने एकदम ताज़ा शिकार को देखकर टाइगर ने मन बदल लिया। अब वो सड़ा गला मांस नहीं बल्कि इंसान का ताज़ा मांस खाना चाहता था। इतनी रात में जंगल में इंसानों को देखकर वो टाइगर भी चौंक गया था, इसलिए उसने अचानक से ही गाजी और उनके साथी पर हमला नहीं किया था। वो चुपचाप इनकी एक्टिविटी को देख रहा था। उसे गाजी के हाथ में राइफल दिख गई थी, जिससे उसके मन में इतनी बात जरूर आ गई थी कि उस राइफल से उसे खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ गाजी और उनके साथी ये जानने को बहुत इच्छुक थे कि ये सड़े हुए मांस की गंध कहाँ से आ रही है। गाजी के साथी का कहना था कि हो सकता है कि कोई जंगली लोमड़ी या शियार किसी जानवर की लाश को खींचकर इधर ले आया है, तभी ये दुर्गंध आ रही है। जबकि गाजी का मानना था
कि ये मामला इतना सीधा नहीं हो सकता है। हमें बड़े से बड़े खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ आसपास कोई बड़ा खतरा मौजूद हो। गाजी ने अपने साथी से कहा कि वो वहीं पर रुके और वो खुद आसपास इस दुर्गंध के पीछे की वजह पता करने की कोशिश करेंगे। गाजी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। जिस तरफ से ये दुर्गंध आ रही थी, गाजी ने उस तरफ चलना शुरू किया। टाइगर ने जैसे ही देखा कि गाजी राइफल लेकर उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, तब उसे ऐसा लगा जैसे गाजी उसे मारने के लिए ही उस तरफ बढ़ रहे हैं। टाइगर वहाँ से भाग निकला। गाजी के हाथ में एक टॉर्च भी थी। करते करते गाजी गाय की सड़ी हुई लाश तक पहुँच ही गए। गाय की लाश पर खाने लायक थोड़ा भी मांस नहीं बचा था, लेकिन फिर भी ये टाइगर उस गाय की लाश को खींचते हुए यहाँ तक ले आया था। शायद ये टाइगर कई दिनों से भूखा था। उस सड़ी गली लाश के आसपास उन्हें टाइगर के ताज़ा पंजे के निशान मिले। ये निशान बहुत बड़े लग रहे थे, जिसे देखकर गाजी ने अनुमान लगाया कि ये कोई मेल टाइगर था जो यहाँ से उन पर नज़र रख रहा था और वो सही मौके की तलाश में था। अपनी तरफ गाजी को आता देख उसने अपनी जगह बदल ली थी। गाजी समझ गए कि टाइगर उनका शिकार करना चाहता है। गाजी चुपचाप फिर से अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने अपने साथी को भी ये बात नहीं बताई, क्योंकि अगर वो उसे सच्चाई बता देते तब वो डर के मारे यहाँ से भागने लगता। गाजी ने अपनी राइफ़ल को एक बार अच्छे ढंग से चेक किया ताकि अंत समय में उनकी राइफ़ल उन्हें धोखा ना दे। अब उन्हें पता चल गया था कि अब ये अभियान घूमने फिरने का नहीं, बल्कि एक आदमखोर टाइगर को मारने का है जो उनका ही शिकार करना चाहता है। उन्होंने अपने साथी से कहा कि वो कुछ देर के लिए सो जाए। रात के 3 बजने वाले थे। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। उसके बाद गाजी अपने सामने की तरफ हर जगह को जांचने लगी जहाँ से वो टाइगर उन पर हमला कर सकता था। उन्होंने अपने साथी से कहा कि अब तुम सो जाओ, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। उसके सोने के बाद गाजी अपने सामने की तरफ हर जगह को जांचने लगे जहाँ से वो टाइगर उन पर हमला कर सकता था। वो जिस पेड़ पर पीठ टिकाकर बैठे थे, वो पेड़ बहुत मोटा था। इसके कारण उन पर पीछे से हमला नहीं हो सकता था। उन्हें सिर्फ अपने सामने और दाएं बाएं नज़र रखनी थी। टाइगर सोए हुए जानवर पर पीछे से हमला नहीं करता है। वो दबे पांव अपने शिकार पर आते हैं और उन्हें गर्दन से दबोच लेते हैं। गाजी ये बात भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने भी ये सोचा कि वो ऐसे अभिनय करेंगे जैसे वो सोए हुए हैं। ये देखकर टाइगर बेपरवाह होकर उन पर हमला करने जरूर आएगा। गाजी अपनी गर्दन कंधे पर झुकाकर सोने लगे। टाइगर भी दूर से उन्हें ऐसा करते हुए देख रहा था। 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद टाइगर को भी ऐसा लगने लगा जैसे गाजी अब सो गए हैं और वो ठीक सामने की झाड़ी से बाहर निकल आया। मचान पर जल रही लालटेन अभी भी उजाला कर रही थी और वो टाइगर अभी भी गाजी से कुछ दूरी पर था, इसलिए वो एक छाया की तरह दिख रहा था। गाजी ने उस टाइगर को और आगे बढ़ने दिया और जब वो टाइगर लालटेन की रोशनी में उन्हें एकदम साफ दिखने लगा, उन्होंने एक झटके के साथ अपनी राइफल टाइगर पर तान दी। ये देखते ही टाइगर एकदम चौंक गया। उसे लग रहा था कि गाजी सोए हुए हैं, जबकि वो जगे हुए थे। वो समझ गया कि वो गाजी की चाल में फंस चुका है, लेकिन इससे पहले कि वो टाइगर वहाँ से भाग पाता, गाजी ने टाइगर पर गोली चला दी। गाजी ने पहले से ही अपनी राइफल को सामने की तरफ पॉइंट किया हुआ था ताकि उन्हें टाइगर पर राइफल पॉइंट करने में ज़्यादा समय ना लगे। गाजी द्वारा चलाई गई ये गोली टाइगर को लगी और वो तेज़ आवाज़ करता हुआ झाड़ियों में चला गया। गोलियों की आवाज़ सुनकर सभी लोग जाग गए। ऊपर बैठे अंग्रेजों ने गाजी से पूछा कि तुमने गोली क्यों चलाई है? क्या तुमने किसी जानवर को यहाँ पर देखा था? क्या यहाँ पर कोई खतरा है? गाजी ने उन लोगों से कहा कि ये बात तो अब तुम्हें सुबह ही पता चलेगी कि मैंने गोली क्यों चलाई थी। अभी आप लोग सो जाइए और सुबह होने का इंतज़ार करिए। अंग्रेज़ों को भी लगा कि हो सकता है गाजी ने सिर्फ हम लोगों के सामने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए गोली चलाई होगी और वो सुबह कहेगा कि मैंने टाइगर पर गोली चलाई थी और मैंने सबकी जान बचाई है, लेकिन वो टाइगर वहाँ से भाग निकला है। वो लोग फिर से सो गए, लेकिन गाजी का साथी समझ गया कि यहाँ पर मामला एक टाइगर का था। गाजी ने अपने साथी के कान में बताया कि उन्होंने एक टाइगर पर गोली चलाई थी और हो सकता है कि वो टाइगर मर गया होगा। ये सुनते ही उनका साथी खुशी से उछल पड़ा। वो गाजी से जिद करने लगा कि वो अभी चलकर देखे
कि वो टाइगर वहाँ पर मरा पड़ा है या नहीं, लेकिन गाजी इस बात के लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि टाइगर जैसा जानवर बहुत कठोर जानने वाला होता है। कभी कभी गोली लगते ही टाइगर मर जाता है, लेकिन कभी कभी टाइगर को मरने में कई घंटे का समय भी लग जाता है। इसलिए इस समय घायल टाइगर को खोजना बहुत जोखिम भरा काम होगा। लेकिन वो आदमी ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। गाजी टॉर्च लेकर उस तरफ बढ़ चले जिस तरफ वो टाइगर गोली लगने के बाद गया था। वहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर उन्हें वो टाइगर मरा हुआ मिला। टाइगर मर चुका था। ये लोग फिर से वापस पेड़ की जड़ पर आकर बैठ गए। इसके बाद नींद किससे आने वाली थी। ये लोग अपने मेहमानों के सुबह जगने का इंतजार करने लगे। सुबह 5 बजे के करीब जब उजाला हुआ तब सभी लोग जाग गए। जब वो सभी अंग्रेज मचान से नीचे उतरे तब गाजी के साथी ने उन अंग्रेज़ों से कहा कि आप लोगों के लिए गाजी ने एक तोहफा रखा है, आप लोग उधर जाकर वो तोहफा देख सकते हैं। जब वो अंग्रेज उस तरफ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक भरा पूरा मेल टाइगर मरा पड़ा है। गाजी ने उस विशाल टाइगर को एक ही गोली से मार डाला था, वो भी सिर्फ लालटेन की रोशनी में। तब वो लोग एकदम चौकन्ना रह गए। उन लोगों का ये सफ़र सफल हो गया था। गाजी ने उन लोगों को विस्तार से बताया कि कैसे कैसे वो टाइगर यहाँ पर एक जानवर की लाश लेकर आया था। उसके बाद उसकी नज़र हम लोगों के ऊपर पड़ी थी और कैसे उन्होंने सोने का नाटक किया था और फिर उस टाइगर को मार डाला था। ये सुनकर सभी अंग्रेज गाजी को शाबाशी देने लगे। एक 19 साल का लड़का इतना बहादुर हो सकता है, ये वास्तव में उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इस टाइगर ने आसपास के गांव में आतंक मचाया हुआ था और कभी न कभी इस टाइगर का अंत गाजी के हाथों ही लिखा था। और आज वो दिन था जब इस टाइगर का अंत उनके हाथों हो गया था। उसके बाद ये सभी लोग अपना सामान समेट कर वापस गांव में आ गए। अभी तो इन अंग्रेजी मेहमानों का ये पहला दिन था। आगे उन लोगों को सुंदरबन के जंगलों में क्या क्या आभास हुआ, आप लोग अगली कहानियों में जानेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस तरह ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये कहानी भी पसंद आई होगी। इसी तरह की एक से बढ़कर एक कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। पिछले कई महीनों से यूट्यूब हमारी कहानी को प्रमोट नहीं कर रहा है। आप में से किसी को ये पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, मुझे आपके सुझाव की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, अब समय हो चला अपने कुछ चहेते सब्सक्राइबर्स का नाम लेने का, जिनके कमेंट्स मेरे अंदर ऊर्जा भर देते हैं। उनके नाम हैं रविंद्र सिंह राजस्थान से, फैज उमर, अब्दुल्ला, जितेंद्र सक्सेना, शिवम वर्मा, हरिप्रिया शर्मा, आशिम मलिक सोनीपत से, बब्बू सिंह, भोला सिंह, सीमा वर्मा, यश, रविशंकर रायबरेली से, विवेक कुमार, खुर्शीद रब्बानी और रोहित बाबर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक कहानी लेकर आता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।